दोस्तों, अपना जो अगला किरदार वो है बापी। ये भी एक धुरंधर है जवेरी बाजार का और एस्टैब्लिश दुकानदार है। उसके वर्कशॉप में दगीने बनते हैं डायमंड सेटिंग वाले, ओनली डायमंड्स। बापी हीरो जैसा उसका पर्सनैलिटी, गले में सोने का चेन, हाथ में सोने का बैंड, सोने की घड़ी, चश्मा भी उसका एक रियल गोल्ड का फ्रेम लगा हुआ और एक रियल गोल्ड का पेन उसके जेब में रहता था। साथ में रहता था 555 का एक सिगरेट का पैकेट। उन दिनों सिगरेट स्मोकिंग पे उतना रोक टोक नहीं था, ना पब्लिक प्लेस में ना प्राइवेट में। बापी को एक दिन उसका व्यापारी जो उसे काम देता था उसका फोन आया, हसमुख भाई का। हसमुख भाई बहुत गुस्से में थे और फोन पे बोले, बापी ये क्या हो गया? एक नेकलेस जो कि एंट्रॉप बेल्जियम में मुझे डिलीवर करना था, वो सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए था, 1 नंबर क्वालिटी का डिलक्स डायमंड वाला, वो पूरा इंफीरियर क्वालिटी का निकला है। तुम जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। बापी थोड़ा घबरा गया, हसमुख भाई के पास गया और अपने पेशगी में कहा कि हसमुख भाई, मैंने तो पूरा ट्रैक रखा था घाट काम तक। घाट काम यानी जो फ्रेम का काम होता है, ये वहाँ के कारीगरों के लैंग्वेज में घाट काम बोला जाता है। और उसके आगे तो ये सेटिंग में चले गया था कोरी ब्रदर्स के पास। उन दिनों कोरी ब्रदर्स हुआ करता था, 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, ऐसा नाम था उनका। और पॉपुलर रेस्टोरेंट के ऊपर 1 कोड़ी का काम था डायमंड सेटिंग का, 2 कोड़ी का काम था पॉलिशिंग करने का और 3 कोड़ी का काम था गिलिट वर्क करने का। तीनों भी बहुत फेमस थे, ईमानदार थे और बाजार में उनका नाम था। हसमुख भाई बोले, बापी ये मैटर को जल्दी से जल्दी निपटाओ, 5 लाख का ज्वेलरी है। उन दिनों 5 लाख का वैल्यू बहुत ज्यादा होता था। बापी ने कहा, हसमुख भाई मैं तो ईमानदारी से काम किया हूं, मुझे कल 4 बजे तक टाइम दीजिए, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालता हूं कि कहां पे गड़बड़ हुआ है। बापी घबराया हुआ था, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बाद में उसने फोन किया एडवोकेट राजू को, ये राजू दादा मैं बहुत ट्रबल में हूं। राजू ने पूछा, क्या हुआ? बापी बोला, फ्रॉड। राजू बोले, तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, तुरंत आ जाओ, हम लोग बात करते हैं। बापी घबराया हुआ आया, राजू के सामने बैठा। राजू ने उसे अच्छा कंफर्टेबल चेयर पे बिठाया और थोड़ा सा कूल होने दिया। फिर पूरी बातें सुनने के बाद राजू ने बोला कि चलो हम लोग 4 बजे दूसरे दिन 3 कोड़ी को लेके हसमुख भाई के ऑफिस में जाएंगे। अगले दिन 4 बजे हसमुख भाई के ऑफिस में मीटिंग, जिसमें हसमुख भाई बहुत गुस्से में, एडवोकेट राजू, बापी और 1 कोड़ी वहाँ पे मौजूद था। हसमुख भाई बहुत जोर से बोले कि पहली बार मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, मेरा नाम बेल्जियम में खराब हो जाएगा, पूरे बाजार में खराब हो जाएगा। राजू भाई ने समझाया, हसमुख भाई देखिए, आपके लिए बापी भी काम कर रहा है, बापी के लिए 1 कोड़ी भी काम कर रहा है और इतने सालों से काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है। ये पहली बार हुआ है, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम ढूंढ के निकालेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम था। 1 कोड़ी को धीरे धीरे याद आया, उसने कहा कि हाँ बापी दा, तुम्हारा काम तुम्हारा मैनेजर लेके आया था घाट काम, उसे मैंने मेरे एक कारीगर को दिया और वो कारीगर का नाम था घनश्याम और राधेश्याम। हसमुख भाई बोला कि ये 1 कैरेट का डायमंड 1.25 कैरेट का कैसा हो गया, क्वालिटी भी कम हो गया, इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ है। राजू, एडवोकेट राजू बोला कि शायद ये घनश्याम और राधेश्याम कुछ गड़बड़ की है। 1 कोरी को पूछा गया, 1 कोरी बोले कि वो तो अपने गांव चले गए छुट्टी पे और उनका एड्रेस मिला, वो एड्रेस पे
वहाँ पे जो लोकल उनके गांव के लोग थे उन्होंने बोले कि एड्रेस फिक्टिशियस है, गलत एड्रेस दिया हुआ था। ढूंढते ढूंढते बापी और राजू पहुंचे टिकी वाला घोष के दुकान में। टिकी वाला घोष के पास एक और एड्रेस रह गया था, क्योंकि कुछ दिन राधेश्याम और घनश्याम उनके दुकान में भी काम किए थे। वो एड्रेस पे बापी पहुंच गया। तो जो बंदा उसे वहां मिला वो तो डर गया। उसने कहा, सर मुझे बचा लीजिए, मैं गरीब हूं। तभी उसने बोला, ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन ये मामला क्या है। तभी उसने कबूल किया कि उनका एक रिंग लीडर है जो कि इनको कारीगरी सिखाता है और अलग अलग वर्कशॉप में नौकरी दिलाता है। इसके बाद उन लोग डायमंड का हेरा फेरी करते हैं और रिंग लीडर के पास लेके आते हैं। रिंग लीडर अच्छा खासा कैश देता है और साथ में गारंटी देता है कि अगर पुलिस केस हुआ तो मैं तुम्हें बेल पे छुड़ा लूंगा और तुम्हारा केस लड़ूंगा, घबराने की कोई बात नहीं। तो यह एक बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ा गैंग था। बापी ने सिर्फ इतना ही पूछा, देखो बेटा तुम्हें छोड़ दूंगा, सिर्फ गैंग लीडर का नाम बताओ। तो उसने बताया, एप्पल बाबू। एप्पल बाबू बाजार का गिरा हुआ धुरंधर है ना, नेगेटिव कैरेक्टर, चोरों का लीडर, और ऐसे लोगों के लिए ही बदनाम होता है बाजार, जो कि ट्रस्ट को तोड़ते हैं और चोरी करने में हिचकिचाते नहीं हैं। धनजी स्ट्रीट झवेरी बाजार में पहला डायमंड ट्रेडिंग शुरू करते हैं पालनपुरीज, गुजरात से आए हुए गुजरातीज, राजस्थानीज, और इन लोगों का एक ब्रोकर एसोसिएशन बनता है जिसका नाम है डायमंड एसोसिएशन। इसमें मेंबर बनना पड़ता है और मेंबरों को कार्ड दिया जाता है। मेंबर इस एक्सचेंज के अंदर जाके डायमंड की ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदी और बेची, मोस्टली ब्रोकरेज पे होता है। ऐसा ही एक कार्ड था जिसका नंबर इत्तेफाक से 420 था और उस पे नाम लिखा था एप्पल बाबू का। यानी कि एप्पल बाबू ऐसे तो था वाइट मेंबर, दिखावा के लिए सच्चा आदमी बाजार का, लेकिन अंदरूनी कारोबार उसका 2 नंबर का था। एप्पल बाबू पूरा गंजा था, सामने 2-4 बाल थे, धोती और कुर्ता पहनता था और उल्लासनगर में रहता था, जहां उसने बहुत बड़ा बंगला बना लिया था इल्लीगली, और उसके बंगले के आगे मैदान जैसा था छोटा सा, जिसमें उसने जू बना रखा था। अलग अलग पक्षी, अलग अलग जानवर उसके जू में थे, और उल्लासनगर से आता था और बाजार में 2 नंबर का काम करता था। एक दिन एलटी मार्ग में उसे बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने उसे पूछा, क्या नाम है? एप्पल बाबू। एक झापड़ मारा इंस्पेक्टर ने उसे, पूरा नाम बताओ। तभी एप्पल बाबू ने बोला कि शिव शंकर लाल कृष्ण हलदार। इंस्पेक्टर ने पूछा, कितने साल से हो बाजार में? एप्पल बाबू घबराता हुआ बोला, साहब 10 साल से हूं। जो डायमंड चोरी किए वो दे दो मुझे। जानते हो किसका है? वो हमारे बॉस का है, हमारे सीनियर का है। उनके वाइफ का डायमंड तुम्हारे किसी गैंग मेंबर ने चुराया, वो वापस करो। एप्पल बाबू हाथ जोड़ते हुए, हाँ सर मैं करता हूं। तभी इंस्पेक्टर ने बोला, गावंडे इसे बाजू के रूम में ले जाओ और थोरो चेकिंग करो। बाजू के रूम में जाते ही एप्पल बाबू पसीना पसीना हो गए और पानी मांगने लगा। गावंडे ने बोला, ठीक है पानी पियो, बैठो, चलो सब डायमंड्स निकालो। एप्पल बाबू एक एक करके पुड़ी का सब जगह रखा। उसके इतने चोर पॉकेट थे अंदर अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके समझ के बाहर। और डायमंड, थोड़े से डायमंड का वैल्यू बहुत होता है। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, इसका डील कैसे करते हो, कैश से या क्रेडिट से?
एप्पल बाबू ने कहा, सर ऐसे तो मार्केट के रूल में 3 महीने का क्रेडिट चलता है, लेकिन मैं हेवी डिस्काउंट में कैश में डील करता हूँ। इंस्पेक्टर उसे अच्छे से घुर्राया और पूछा, कल से ये धंधा बंद करोगे? एप्पल बाबू, जी हुजूर, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं धंधा बंद कर दूंगा। इस पे इंस्पेक्टर बोला, हंसने लगा और बोला, एप्पल बाबू, मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए बाजार में। कल से दूसरे साइड में खड़े रहो, धंधा डबल करो और 20% हमारा हिस्से का रखो। फिर उसने पूछा गावंडे ने, अभी तुम्हारे पास कैश कितना है? एप्पल बाबू बोला, 50,000। इंस्पेक्टर ने बोला, हर हफ्ता मेरा 0 नंबर का आदमी आएगा जो कि सामने का पान पट्टी वाला है, या तुम उसे दे देना या तुम वो आके तुमसे ले लेगा। अभी जाते जाते 10,000 रुपये उसे दे के पतली गली से निकल जाओ। इसके बाद क्या था, एप्पल बाबू ने पुलिस के साथ हाथ मिला लिया था, बाजार में उसे कोई टच नहीं कर पाता था। तो हसमुख का ये डायमंड भी उसी के पास पड़ा हुआ था। घनश्याम और राधेश्याम उसी के 2 बंदे थे जिन्होंने ये फ्रॉड किया था सेटिंग करते टाइम, और वो डायमंड इनको हैंड ओवर किया था एप्पल बाबू को। हसमुख को ये बात समझ में आ गया, हसमुख शाह को, और बहुत सोच में पड़ गया। एडवोकेट राजू दास के सामने उसने बोला कि एप्पल बाबू को एक ही आदमी सीधा कर सकता है बाजार में, और वो है पंडित जी। इसके बाद बापी पंडित जी के पास गया। पंडित जी बोले, ठीक है, जो हो गया हो गया, किस्मत खराब था, बाजार में होते रहता है, कल मैं आपका ये मामला सलटा दूंगा। बापी उसके दुकान से चले गया। दूसरे दिन एप्पल बाबू पंडित जी के ऑफिस में एंट्री होते ही पंडित जी उस पर टूट पड़े, माड़ा बहुत चर्बी चढ़ गया है। एप्पल बाबू, नहीं नहीं हुजूर, कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना। पंडित जी ने एक छोटा सा कागज निकाला, बाजार का हिसाब किताब छोटे वाइट पेपर पे कागज पे लिख के होता था। पेपर में लिखा था, चिट पे लिखा था, 10 पीस 1 कैरेट 5 सेंट, 1 कैरेट 20 पीस। कुछ याद आया कि भेजू तेरे को नीम तला घाट कलकत्ते में? तभी एप्पल बाबू बोला, नहीं नहीं, मुझे याद आया, ये सारे डायमंड मेरे पास ही है। पंडित जी बोले, कितने का था ये पूरा सामान, कितने में खरीदा था? एप्पल बाबू बोले, मैंने 1 लाख कैश दिया था चोरों को, जो उसके अंडर थे, घनश्याम और राधेश्याम। पंडित जी अपने तिजोरी से 1 लाख रुपए निकाले और उसको दिए, ये लो 1 लाख तुम्हें वापस करता हूँ, मेरे माल कल यहाँ पे आना चाहिए। दूसरे दिन पूरे डायमंड्स आ गए और ये डायमंड उसने हसमुख भाई को दे दिया, और हसमुख भाई भी खुश, बापी भी बच गया, और एडवोकेट राजू दास भी एक चैन का सांस लिया। दोस्तों, अगला किरदार है काली बाबू। 1950 झवेरी बाजार का एक और धुरंधर, जो कि 1947 में पार्टीशन के समय कराची से बॉम्बे आया। कराची में उनका पहले से ही डायमंड का कारोबार था, डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते थे। तो बॉम्बे आके उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा मार्केट में जमने के लिए, और थोड़े ही दिनों में बहुत नामचीन बाबू बन गए। उनके पास इतना बारीकी का काम होता था कि उसके ज़्यादातर जो क्लाइंट्स थे वो सिंध के थे, सिंधी कम्युनिटी के, और कहा जाता है कि कोई भी सिंधी का विवाह बिना काली बाबू के ज्वेलरी का नहीं होता है। और पूरे इंडिया से काली बाबू के पास ऑर्डर आते थे, और वो ज्वेलरी अपने वर्कशॉप में बना के, उनके कारीगर लोगों का कारीगरी ही कुछ अलग था, बहुत स्किलफुल थे वो कारीगर, और ये खुद भी ध्यान देते थे। इतना डिमांड था इनका ज्वेलरी का कि
अर्जेंट बेसिस पे काम हो ही नहीं पाता था इनके पास। ऑर्डर दो तो 15 दिन 1 महीना लग जाता था, लेकिन फिर भी उनके पास ही लोग ऑर्डर देते थे और अपना वेडिंग ज्वेलरी उनके पास ही बनाते थे। ऐसे में उनका इंट्रोडक्शन हुआ यूसुफ मस्तान से। यूसुफ मस्तान और डॉक्टर रुखसार का शादी के पूरे ज्वेलरी का ऑर्डर काली बाबू को मिला। डायमंड के सेट्स, उनके रिश्तेदारों का ज्वेलरी, कुल मिला के 1.5 करोड़ का ऑर्डर। उस समय 1 करोड़ का ऑर्डर बहुत मायने रखता था और बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था। यूसुफ के माता पिता ने सब डिज़ाइंस देखे, यूसुफ ने डिज़ाइंस देखे और अप्रूवल दे दिया। काली बाबू समय से पहले सारे डायमंड्स के ज्वेलरी और छोटे मोटे जो भी ज्वेलरी थे गिफ्ट के, सब लेके अलीबाग पहुंचे। डॉक्टर रुखसर भी आए हुए थे, उनके भी माता पिता आए हुए थे। दोनों फैमिली ने जब ये ज्वेलरी देखा तो इतने खुश हो गए कि उनका तो बोलनी बंद हो गया। और यूसुफ मस्तान ने जो काली बाबू के साथ हाथ मिलाया, इसके बाद बाजार में लोग इन दोनों को भाई मानते थे और ये आपस में पार्टनर जैसे भी थे। एक दूसरे में सौदा हो गया था कि कभी भी किसी के पास फाइनेंस कम पड़े तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सिर्फ 4 आने वेज पे। तो जब अलीबाग छोड़ के यूसुफ मस्तान बाजार में आने का सोचे तो उन्होंने काली बाबू को ये पूरा जिम्मेदारी दिया कि यूसुफ मंजिल का डिज़ाइन और उसके बनाने में पूरा वो सहयोग करे। क्योंकि काली बाबू एक कारीगर थे खुद और कारीगर से सेठ बने थे। उन्होंने यूसुफ मंजिल का जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, उस गेट के ऊपर गोल्डन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कुरान के कुछ लाइंस लिखे थे, जिससे कि यूसुफ मंजिल का शान 7वें आसमान पे था। 1964 एक मासूम सा लड़का 14 साल का बॉम्बे में आता है अपने गांव से, अपने परिवार को छोड़ के। उसे ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ रहेगा, क्या करेगा, किससे मिलेगा, और उसका डेस्टिनी जिसे बोलते हैं वो उसे मालूम नहीं। नाम है शेख गोपाल। लेकिन उसके दिमाग में बॉम्बे के बारे में एक ही चीज़ था कि चारों तरफ समुंदर और बहुत पैसे वाला शहर बॉम्बे। दोस्तों, दुनिया भर में जो भी शहर के चारों तरफ समुंदर है वो शहर कामयाब हुआ है और दुनिया में वो शहरों का नाम है। बॉम्बे में उसी में से एक है। ट्रेन में आते आते उसके दिमाग में, छोटा बच्चा था, बहुत कुछ चल रहा था। बापी का मैनेजर बेचाराम वो उसके साथ था। उसने उसे आइसक्रीम, केक, चॉकलेट सब कुछ दिया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा खाया नहीं था और वो अपने ही सोच में था। और उन दिनों हावड़ा कलकत्ते से लेके वीटी बॉम्बे तक सिर्फ हावड़ा एक्सप्रेस ही चलता था। इत्तेफाक से हावड़ा एक्सप्रेस के आगे एक गुड्स ट्रेन का डीरेल हो गया था और इनका जो ट्रेन था शेड्यूल टाइम से काफ़ी पीछे होके वीटी पे रात के 2 बजे पहुंचा। थका हुआ शेख गोपाल थोड़ा नींद में भी था। बेचाराम के साथ प्लेटफॉर्म पे उतरा तो एक टीसी का नज़र उस पे पड़ा, बच्चे पे। टीसी आके बेचाराम को पूछा, ये लड़का कौन है? हमारे जो सेठ है उनका ही रिलेटिव है। लेकिन ये टीसी कुछ ठीक नहीं समझा। उसे लगा कि ये लड़के को चुरा के लाया गया है और उसने
उसे पुलिस चौकी पे, जो रेलवे स्टेशन का पुलिस चौकी रहता है, एक रूम रहता है, वहाँ बिठा दिया। तभी बेचाराम बोला कि मैं मेरे सेठ को फ़ोन करता हूँ। इस पे टीसी ने बोला कि ठीक है, वो कर सकते हो। बेचाराम ने बापी को फ़ोन किया रात के 2 बजे और बताया कि ये घटना हुआ है और ये शेख गोपाल को बिठा के रखा गया है। बापी ने बोला तुम वहीं पे रुको, मैं कुछ करता हूँ। 2:30 बजे राजू दास का फ़ोन बजा। अगले तरफ बापी था। राजू दा, मेरी मदद करो, मेरे मैनेजर को टीसी ने रोक रखा है। मैंने वहाँ से एक कारीगर जो मेरे खास पहचान का है, शेख गोपाल, उसे बुलाया है, जो अभी मेरे मैनेजर के साथ बैठा हुआ है पुलिस चौकी वीटी में। और टीसी ये समझता है कि उसे किडनैप करके लाया गया है। एडवोकेट राजू ने कहा, बापीदा, कल नया साल है, बंगाली नया साल है, पहला बैशाख है, और आज मैं थका हुआ भी हूँ और इतने रात को अभी वीटी जाना पड़ेगा। खैर, जब मामला गंभीर है तो आप भी आइए, मैं भी आता हूँ, और हम लोग वीटी में पुलिस चौकी में ही मिलते हैं। पुलिस चौकी में आते ही राजू दास ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया टीसी को और कहा कि ये बापी मेरा दोस्त है और ये मेरे पहचान के ही है, इसमें कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए, इन्हें आप छोड़ दो। टीसी तुरंत मान गया और इस तरह रात के 2:30 बजे करीब शेख गोपाल बॉम्बे शहर में अपना पहला कदम रखा। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने सुने पुराना झवेरी बाजार 1950 सदी में धुरंधरों की इंट्रोडक्शन। काली बाबू, एप्पल बाबू, बापी, पंडित जी, रफीक मुल्ला, एडवोकेट राजू दास और उनके पिताजी हारू दास और यूसुफ मस्तान को। शेख गोपाल के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया। चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं। शेख गोपाल का जन्म धारसा गांव, डोमजूर शहर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल का 1 जनवरी 1950 में हुआ। आपको बता देता हूं दोस्तों, बंगाल में 2 डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, इसमें से 2 शहर, छोटा सा टाउन डोमजूर और घाटाल, ये फेमस है बॉम्बे में ज्वेलरी मेकिंग के लिए। हालांकि दोनों के काम थोड़ा अलग है। जो मेदिनीपुर के कारीगर है वो प्योर गोल्ड का काम करते हैं, और जो डोमजूर के कारीगर है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो प्योर डायमंड सेटिंग, घाट काम यानी नेकलेस का फ्रेम या कोई भी ज्वेलरी का फ्रेम बनाना और उस पर डायमंड सेट करके उसको फिनिश करना। तो जायज है कि डोमजूर वालों को डायमंड का भी काफ़ी नॉलेज है और वो धीरे धीरे डायमंड के लेन देन में भी पैसा कमाने लगे, खरीदी बेची में, जिसमें बहुत पैसा है। शेख गोपाल के पिताजी एक मुस्लिम टेलर, और उनकी शेख गोपाल का जो माँ, मुस्लिम टेलर की पत्नी, वो एक आयाबाई थी। दोनों ही लोअर मिडिल क्लास से थे, लेकिन बहुत सीधे साधे और बहुत अच्छे व्यवहार के थे। शेख गोपाल पैदा होते ही, पैदाइशी ही बहुत खूबसूरत, और उसमें एक ऑरा था उसके चारों तरफ, एक पॉजिटिविटी था, हंसमुख था। वो पैदा होते ही उसके जो कॉलोनी के सब लोग, हिंदू हो या मुसलमान, सब उसके घर पे आए उसको देखने, और उसे देखते ही सब में एक खुशी का लहर दौड़ आया था वो कॉलोनी में। नामकरण के दिन थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ और बच्चे का मामा
उसने दोनों का ही नाम रखते हुए, माँ के तरफ का हिंदू नाम और पिताजी का सरनेम रखते हुए बच्चे को गोद में उठाया और उसका नाम रख दिया शेख गोपाल। शेख गोपाल जब बड़ा हुआ तभी अपने पिताजी के दुकान में, टेलरिंग के दुकान में बैठा करता था। बड़ा हुआ है ना, 9-10 साल का था उस टाइम। और बापी अक्सर वहां आता था। बापी आके अपना 555 का सिगरेट पीना और बॉम्बे की कहानियां वहां लोगों को सुनाता था, जिसे कलकत्ता और बंगाल में अड्डा बोलते हैं। अड्डा यानी बैठ के गपशप करना। तो शेख गोपाल बड़े ध्यान से बापी की बातें को सुना करता था और उसे बहुत मजा आता था। एक बार शेख गोपाल ने सुना कि बापी दूसरे दिन फ्लाइट में रॉय कुमार, बंगाल का सुपरस्टार, को बॉम्बे ले जा रहा है, क्योंकि बॉम्बे में एक बाबू था जिसे 2.5 लाख बोलते थे। उन्होंने 2 शोरूम खोला था। वो शोरूम का उद्घाटन और एक होटल खोला था। ये तीनों का उद्घाटन रॉय कुमार के हाथों से बॉम्बे में होने वाला था। ये कहानी ने शेख गोपाल को बहुत प्रभावित किया बॉम्बे के बारे में। दूसरे दिन सुबह जब शेख गोपाल नींद से उठा, उसे अपने माता पिता का याद, बच्चा था 14 साल का। उसके माता पिता भी बहुत दिल पे पत्थर रख के उसे छोड़े थे, क्योंकि हालात ही ऐसा था, गरीबी थी। और ये भी बेचारा यहाँ आके सबसे पहले तो दूसरे दिन अपने माता पिता को याद किया। और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका पहला आंखों के सामने दृश्य हाजी अली दरगाह का आया। और समुंदर का पानी हाजी अली के चारों तरफ जैसे कि फेस, सफ़ेद सफ़ेद फेस आता है, ये देख के उसका दिल थोड़ा अच्छा हो गया। और उसने बॉम्बे के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था पहले से ही, समुंदर तट और साथ में ये हाजी अली। फिर वो तैयार हुआ और क्योंकि ये नया साल था, बापी उसे ले गया महालक्ष्मी मंदिर में। मंदिर में बापी ने पूजा किया, बाहर आया और शेख गोपाल को पूछा कि तुमने महालक्ष्मी से क्या मांगा। शेख गोपाल का जवाब देखिए, 14 साल की उम्र में उसने जवाब दिया, मैं कुछ मांगा नहीं, मैं कुछ मांगने नहीं गया, मैं धन्यवाद देने गया हूं कि मैं कलकत्ते से, गांव से आज बॉम्बे आया हूं। ये महालक्ष्मी माता की और हाजी अली की बहुत कृपा है मेरे भैया। तो इतना बड़ा उसका ख्याल था छोटे उम्र से ही। और हर चीज में शेख गोपाल बहुत इंटरेस्ट लेता था। दूसरे दिन नया साल था। बिरला मातृश्री बॉम्बे हॉस्पिटल के नीचे एक ऑडिटोरियम में झवेरी बाजार का नया साल का फंक्शन था, कल्चरल फंक्शन। उसमें बापी, उसकी पत्नी और शेख गोपाल तीनों गए। शेख गोपाल को बहुत अच्छा लग रहा था, रविंद्र संगीत था, डांस था। और आया बाद में एडवोकेट राजू दास। शेख गोपाल राजू दास को अपना हीरो मान चुका था। दूसरे दिन शेख गोपाल अपना बोरिया बिस्तर लेके बापी के कारखाने में झवेरी बाजार शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसे अभी ज्वेलरी का काम सीखना था। उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ और हर इतवार को वो बापी के घर पे जाता था। और वहाँ से जाके बापी फ़ोन से उसके माता पिता से उसे बात करा देते थे। उस जमाने में मेल्टिंग मशीन नहीं होता था, हाथ से घुमा के हापोड़ बोलते थे, जिसमें कोयला डाल के सोने को पिघलाया जाता था आग में। तो शेख गोपाल वहाँ से लेके जो छाता रहता है, छाते के जो वायर्स रहते हैं, वो वायर को हथौड़े से मार के किस तरह से
ज्वेलरी बनाया जाए ये सिखाया जाता है। तो हर चीज़ वो धीरे धीरे सीखने लगा, लेकिन उसने अपना पढ़ाई नहीं छोड़ा। उसने बापी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे कोई नाइट स्कूल में भर्ती करो, और चर्नी रोड स्टेशन के पास इवनिंग स्कूल में उसे दाखिल कर दिया गया। शेख गोपाल जब नाइट स्कूल में जाता था तभी वो पारसी का अज्ञारी देख के बहुत हैरान होता था, और वहां एक बोर्ड था, ओनली पारसीज आर अलाउड। उसे बहुत अजीब लगता था, लेकिन उसने फिर ज़ोरास्ट्रियन धर्म के बारे में पढ़ने लगा, पढ़ाई करने लगा। दोक्ष मीनाक्षिणी ट्रेडिशन जो पारसी लोग में होता है, पारसी लोग अपना बॉडी देहांत के बाद उस बॉडी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, इसलिए टावर ऑफ साइलेंस जो कि मलाबार हिल के ऑफ साइड में है, जंगलों में, वहाँ छोड़ देते हैं ताकि चील और कौवे उसे खा सकें। शेख गोपाल को हर धर्म के बारे में कुछ न कुछ जानना बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ, अपने काम के साथ, सुबह काम करता था, स्कूल में पढ़ता था, और अपना धर्म का भी वो किताबें लेके पढ़ते रहता था। शेख गोपाल कान लगा के सुनता था बापी के केबिन में, वर्कशॉप के अंदर एक केबिन था, केबिन में बातचीत क्या होता है। उसे बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, और बातों बातों से ही बहुत सारे किस्से सुनता था, हारू बाबू का, एडवोकेट राजू दास का, और यूसुफ मस्तान का भी। रात को वो सोता था, बापी का जो ऑफिस का केबिन का जो ऊपर का हिस्सा है, छत और केबिन के बीच में खुला हुआ हिस्सा है, एक सीढ़ी लगा हुआ था, वही उसका बेड था, बंक टाइप का, केबिन के ऊपर बंक, वहीं सोता था। और उसको एक छूट था जो दूसरे बच्चों को नहीं था। 2-3 बच्चे थे उसके वर्कशॉप में, वो हर बच्चों को नाश्ता लाना पड़ता था, और हर कारीगरों का ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है उसे पूरा करना पड़ता था। लेकिन उसे कोई ऑर्डर नहीं देता था, वो सिर्फ अपना काम सीखता था, क्योंकि वो बापी का खास था। जब वो 16 साल का हो गया तभी उसके 2 दोस्त बने, सोमनाथ और मेघनाथ, जो कि 20 साल के थे और बहुत ज़बरदस्त कारीगर थे, और हफ्ते में 2000 रुपये कमाते थे हर हफ्ता, मेघनाथ और सोमनाथ। माधवबाग में दुर्गा पूजा हुआ, रॉयल बंगाल दुर्गोत्सव, तभी बापी के साथ वो दुर्गा पूजा देखने गया। वहाँ माताजी का प्रसाद खिचड़ी खिलाया जाता था। तो मेघनाथ, सोमनाथ और शेख गोपाल अपने हाथों से खिचड़ी प्रसाद परोसते थे भक्तों को माधवबाग में। हारूदास आखिरी दिन धुनुची डांस करते थे, और पान का पत्ता जिसमें थोड़ा सा तेल लगा के, सिंदूर लगा के, वो माँ के माथे पे और गालों में पान का पत्ता घुमाते थे। तो शेख गोपाल ये सब बहुत बारीकी से देखता था, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद होता था विसर्जन, और विसर्जन में क्या खूब बंगाल का ड्रम, जिसे कि ढाक बोलते, ढाक बंगाली लोग ढाक बोलते हैं, और झवेरी बाजार को बंगाली लोग जोहरी बाजार बोलते हैं। तो जोहरी बाजार में दुर्गा पूजा और ढाक, उसके साथ नाचते हुए दुर्गा माता का विसर्जन देखने लायक प्रोसेसन होता था हर साल दशहरे के दिन। और शेख गोपाल भी खूब डांस करता था मेघनाथ और सोमनाथ के साथ। 17 साल में वो एक्सपर्ट कारीगर बन चुका था, और उसका ज्वेलरी का जो काम था वो बहुत उम्दा था। और उसी साल झवेरी बाजार का फुटबॉल टूर्नामेंट भी धोबी तालाब ग्राउंड
मेट्रो सिनेमा के पास में आयोजित किया गया और शेख गोपाल फुटबॉल भी खेलता था। एक कंप्लीट संपूर्ण कैरेक्टर बन चुका था शेख गोपाल। अपना काम, नाइट स्कूल में पढ़ना, धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट और फुटबॉल खेलना। तो उसका जो जिंदगी का साइकिल था बहुत परफेक्ट जा रहा था और अच्छा प्लेयर भी था। शेख गोपाल पहुंचा धोबी तालाब, तरुण स्पोर्टिंग क्लब, जिसका ओनर स्पॉन्सरर था रफीक मुल्ला। वही क्लब से शेख गोपाल खेलने लगा। यूसुफ मस्तान और काली बाबू स्पॉन्सर करते थे 5 स्टार फुटबॉल क्लब। 8 टीम सुबह से खेलते रहे और शाम तक फाइनल मैच होने वाला था। 1967 जनवरी, आजाद मैदान, जहां 20-20 मिनट का गेम, ग्रुप ए का जो फाइनलिस्ट, ग्रुप बी का फाइनलिस्ट 5 बजे फाइनल खेलने लगे और मुख्य अतिथि था सिंगर किशोर कुमार गंगुली, जिसका आवाज गॉड गिफ्टेड है। दोनों टीमों ने बहुत बढ़िया खेल खेला और जो ट्रॉफी था वो किशोर कुमार जी के नाम पे ही था और किशोर कुमार खुद वो ट्रॉफी देने वाले थे विनर को। स्टेज पे बैठे थे हारूदास, काली बाबू, रफीक मुल्ला, पंडित जी, यूसुफ मस्तान, हसमुख शाह और एमएलए राज, जो कि वहाँ के एमएलए थे, और एक लोकल काउंसिलर। और साथ में बैठा हुआ था मंगलमय मोहन। मंगलमय मोहन खुद एक फुटबॉल प्लेयर था और 1960 में एक फाइनल मैच में हिस्सेदार था। वो जो टूर्नामेंट था उसे इलियास पाशा ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि हारूदास का एंटी पार्टी था। मोहन बगान का कोच पीके उस समय चीफ गेस्ट था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मंगलमय ने हैट्रिक गोल किया, लेकिन एक इलियास पाशा का एक फैन था, खराब कैरेक्टर था, नेगेटिव कैरेक्टर था, नशाखोरी था, अल्कोहलिक था। उसने ऑब्जेक्शन लिया रेफरी के डिसीजन पे और गर्मा गर्मी हो गया और हाथापाई हो गया। इस हाथापाई में मंगलमय बहुत बुरी तरह घायल हो गया और वो ग्राउंड पे बेहोश पड़ गया। उसके टीम वाले, बाजू में बॉम्बे हॉस्पिटल था, जल्दी से उसे वहाँ ले गए। कैसे तैसे वो बचा, लेकिन उसके दोनों पैर काटने पड़े नी जॉइंट के ऊपर। पीके खुद बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचा मंगलमय को मिलने के लिए। उसके दोनों पैर में बैंडेज बंधा हुआ, बेचारा बेड पे लेटा हुआ था। पीके ने उसे कहा, टाइगर, तुम्हारे खेल में बहुत दम है, लेकिन ये बहुत बदकिस्मती आज तुम्हारे ऊपर आया है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और मोहन बगान क्लब का जो मोहन टाइटल है वो पीके ने ही मंगलमय को दिया था। उस दिन से मंगलमय का नाम मंगलमय मोहन। और उस साल से रिवाज हो गया था कि हर फाइनल मैच मंगलमय मोहन के विसिल बजने के बाद ही शुरू होगा, और इस बार भी वही हुआ। सारे लाइन्समैन, रेफरी और दोनों फाइनल के टीम लाइन लगा के खड़े थे। किशोर कुमार फील्ड पे आए, हर एक से हाथ मिलाने लगे। उसके पीछे पीछे यूसुफ मस्तान, पंडित जी, वहाँ का लोकल एमएलए और काउंसिलर हाथ मिलाने लगे। शेख गोपाल पहली बार आमने सामने यूसुफ मस्तान को देखा। सुना तो बहुत कुछ था उसके बुराइयों के बारे में, और उसका खून खौल रहा था। 17 साल का शेख गोपाल, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खून में कितना गर्मी है। इस तरह उसने यूसुफ मस्तान से हाथ नहीं मिलाया। ये उसका पहला गुस्से का
सिग्नल था। मंगलभाई मोहन ने सिटी मारा, बहुत जोरों में खेल चालू था और बापी ने इस बार सब क्लबों को वार्निंग दे रखा था कि 1960 जैसा झगड़ा अगर हुआ तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, और चारों तरफ सिक्योरिटी रख दिया था जिससे कि खेल एकदम सही चल रहा था और गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं था। शेख गोपाल को काफ़ी सारे चांस मिले गोल करने के, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि गोलकीपर बहुत ट्रेंड था ओपोनेंट का। मैच 1-1 पे गया, बाद में पेनल्टी शॉट में 5-4 पे गया। फटाके, ढोल, ताशे, डांस सब शुरू हो गया। किशोर कुमार माइक पे बोले, ओरे बंधु रे, ओरे साथी रे, उसका फेमस गाना। और बाद में फाइनल कप जो विनिंग टीम है उसको देते हुए वो अपने गाड़ी की तरफ रवाना हो गए। पीछे पीछे कारीगरों का झुंड उसके गाड़ी तक गए, फिर मेन रोड से किशोर कुमार रवाना दिए। शेख गोपाल को बेस्ट प्लेयर के हिसाब से 10,000 रुपये मिले थे। 5,000 उसने तुरंत बापी को दे दिया कि डोमजूर भेज दो मेरे माता पिता को, और 5,000 उसके पास था, जो कि उसके जो दो दोस्त सोमनाथ और मेघनाथ, उन्होंने बोले कि चलो आज तो मैच जीत गए, ये 5,000 का पार्टी होगा। और पॉलिटिकल हाउस, ओपेरा हाउस मुजरा वालों का अड्डा था, वहाँ लेके गए। 2 पहलवान कोठे के बाहर खड़े थे। तीसरे माले पे एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें लाल गलीचे, शैंडिलियर, फूलों के हार से सजा हुआ एक आलीशान महफिल, आलीशान कोठा, वहाँ लेके गया। स्टेज के कोने में एक तबला था, एक गिटारिस्ट था, एक फ्लूट बजाने वाला था, और एक मिडिल एजेड एकदम फैशनेबल और गॉर्जियस लेडी। स्टाइलिश शरारा और उसकी डिग्निटी और उसे देखते हुए एक अट्रैक्शन। उसके सामने एक सोने का पानदानी रखा हुआ था, नाम था अत्तरी बेगम। तवायफ थी, इन छोटे छोटे लड़कियों को बड़ी करती थी, अपने माँ की तरह रखती थी, और बाद में उनका इनकम होता था इनके वर्जिनिटी का सेल, इनका नत का जो भाव लगाया जाता था वही इनकम होता था अत्तरी बेगम का। अत्तरी बेगम के कुछ रूल्स थे। उसके कोटे में पॉलिटिशियन हो या पुलिस वाला हो या वीआईपी हो, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो मान के चलना पड़ता था। मेघनाथ और सोमनाथ यहाँ पे हमेशा जाते थे। अत्तरी बेगम, उनका नाम ही काफ़ी था पॉलिटिकल हाउस में, और उनके सेट ऑफ रूल्स थे, चाहे वीआईपी हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, बड़ा व्यापारी हो, अगर उनके कोठे में रूल तोड़ा गया तो वहाँ पे नो एंट्री। पहला रूल था कि 18 साल के ऊपर होना चाहिए, 18 और 18 साल के ऊपर तो ही एंट्री मिलेगा। सोमनाथ और मेघनाथ हमेशा जाते थे, उनका तो एंट्री था और सब पहचानते भी थे। शेख गोपाल को उन्होंने एक कैप पहना दिया जिसमें तरुण स्पोर्टिंग टीएस लिखा हुआ था, और साथ में ले गए। मेघनाथ और सोमनाथ पॉलिटिकल हाउस में अलग अलग कोठे में जाते थे और रेगुलर थे, और काफ़ी पैसे लौटाते थे। लड़की मुजरा करती थी, उनके ऊपर काफ़ी पैसे लौटाते थे। उन दिनों 2,000 रुपया हफ्ता कमाना, 8,000 रुपया महीना कमाना एक बहुत बड़ा रकम होता था, और इन लोग पैसे को बर्बाद करते थे, पीते थे, और पूरा कैरेक्टर जो है वो खराब कर चुके थे अपना। तो वो चाहते थे कि शेख गोपाल को भी अपने जैसा बनाए। इसी इरादे से वो शेख गोपाल को वहाँ लेके गए थे। शेख गोपाल को घुसते ही लगा कि ये तो कोई जन्नत है और कोई
फेरी टेल का हिस्सा है। 17 साल का ही था। सब बैठने के बाद में कॉल होता है, जो सिंगर लोग वो भगवान को याद करते हैं। अत्तरी बेगम का आप सबको अदाब, तशरीफ़ ले आइए। बहुत एलिगेंट लेडी थी अत्तरी बेगम, ड्रेसिंग में भी और अपने व्यवहार में भी। फिर उसने ऐलान की कि आज बहुत बड़ा दिन है और रानी, जो कि मेरी बेटी है, वो आज मुजरा करने वाली है और हमारे रूल के हिसाब से ना कोई धूम्रपान करेगा यहाँ पे, ना कोई शराब पिएगा और ना ही कोई बदतमीज़ी करेगा रानी के साथ। रानी के गद्दी के पास जुम्मन सेठ बैठा हुआ था। जुम्मन सेठ गोलालवाड़ी में मेटल मार्केट का ब्रोकर था और बहुत पैसे वाला था और काफ़ी लूज कैरेक्टर का था और ज़्यादातर नाच सेरेमनी में बोली लगा के लड़कियों को खरीदता था एक रात के लिए। उसके ठीक ऑपोजिट साइड में बैठा हुआ था कल्याणी, जो कि मास्टरमाइंड था स्टॉक मार्केट में डब्बा बाजार का कर्ब सेल। ऑफिशियल स्टॉक मार्केट का सेल नहीं, अनऑफिशियल सेल। उसमें भी काफ़ी पैसा था, ब्लैक मनी था। लेकिन कल्याणी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो लड़कियों को छूता नहीं था। वो जस्ट एंटरटेनमेंट होने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वहाँ आता था और अपने दोस्तों को भी ले आता था। सोमनाथ और मेघनाथ ने एंट्री फ्री 3,000 रुपये भरा, तीनों का 1,000 3,000। बाकी 2,000 रुपये रानी पे लौटा दिए। तो जो 5,000 प्राइज मनी में से बचा था वो 1 मिनट में गायब। एक लड़की अत्तरी बेगम के बाजू में बैठी थी, बहुत ही खूबसूरत, और शेख गोपाल का नज़र उस पे गया और उसे लगा कि इतनी अच्छी लड़की को तो खुद भगवान ने अपने हाथों से बनाया होगा। और वो लड़की का भी नज़र शेख गोपाल पे गया। धीरे से एक छोटे से कागज पे 382222 फ़ोन नंबर, उस टाइम लैंडलाइन नंबर था, छोटा नंबर होता था, और नीचे लिखा था 1 से 2 बजे। ये कागज का टुकड़ा वो लड़की ने शेख गोपाल तक पहुंचा दिया। शेख गोपाल का तो जैसे दिल धड़कना बंद हो गया, बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया, और जैसे ही वो थोड़ा सा सर उठाया, उसका टोपी सरक गया। और क्या था, अत्तरी बेगम का नज़र सीधे शेख गोपाल पे। उसने महफिल रोक दी और सोमनाथ और मेघनाथ को बोले, अभी के अभी ये लड़कियों को लेके बाहर जाओ। तो उनके भी समझ में नहीं आया, अत्तरी बेगम क्या क्या बात है, लड़का 18 साल का नहीं हुआ है, तुम लोग इसे क्यों लेके आए? अभी के अभी मेरे कोठे पे से निकल जाओ, और जिस दिन ये 18 साल का होगा अगले साल, तभी ये आ सकता है। तो ये था अत्तरी बेगम के तेवर। बाद में मेघनाथ और सोमनाथ एक बार कम रेस्टोरेंट में लेके गए और वहाँ पीने लगे, और शेख गोपाल को भी एक ग्लास दिया गया। शेख गोपाल ने बोला, नहीं, मुझे नहीं पीना है। तभी मेघनाथ और सोमनाथ ने शेख गोपाल से कहा कि तू अच्छा दोस्त नहीं है, और अक्सर दोस्ती यारी पीने पिलाने से ही बढ़ती है। लेकिन शेख गोपाल ने कहा कि वो तो समय बताएगा कि कौन असली दोस्त है और कौन नहीं है। उसके विचार ही कुछ अलग थे। इतना पी के चूर हो गए थे मेघनाथ और सोमनाथ कि शेख गोपाल ने एक विक्टोरिया गाड़ी, उस टाइम होता था घोड़े का गाड़ी, उस गाड़ी वाले को रुकाया और बड़े मुश्किल से इन दोनों को विक्टोरिया पे बिठाया। विक्टोरिया वाला बोला कि 100 रुपये लूँगा झवेरी बाजार तक। तो बोले ठीक है, ले चलो। गाड़ी कंसारा चाल के नीचे आया, जहाँ सोमनाथ और मेघनाथ कारीगर थे जिस वर्कशॉप में, वहाँ गाड़ी रोका गया। तभी इन लोग पी के बोलते हैं, ये गाड़ी को 3 माले पे चढ़ाओ, विक्टोरिया वाले को बोलते। विक्टोरिया वाला बोला, बाबूजी, शेख गोपाल को बोले, इन लोग पी रखे हैं, पागल लोग हैं, इनको जल्दी से उतारो। उतरने को तैयार नहीं। बोलो, विक्टोरिया वाले चाचा
500 रुपये लो, लेकिन ये गाड़ी को 3 माले पे चढ़ा दो ऊपर। तभी कैसे तैसे शेख गोपाल ने और एक दो उसके लोग थे आसपास, जिनको हाथ दिखा के कैसे भी उनको नीचे लाए और लड़खड़ाते हुए 3 माले पे उनके वर्कशॉप तक पहुंचा के शेख गोपाल अपने शॉप में, यानी बापी के शॉप में, अपने बंक बेड पे आके सो गया। शेख गोपाल उस दिन बहुत थका हुआ था, उसे नींद नहीं आ रहा था बंक पे। नीचे उतरा, बापी का केबिन खोला और पहली बार एसी ऑन करके सो गया। थकान में, उम्र में और फुटबॉल और ये कोठे का एक्सपीरियंस, ये सब में उलझ गया था इतना कि बेचारा एसी खोल के सो गया उस दिन। दूसरे दिन ठीक 1 बजे 382222 पे फ़ोन लगाया शेख गोपाल ने। अगले तरफ से आवाज़ आया, जनाब नमस्ते, मुझे लोग मीरा के नाम से जानते हैं और अत्तरी बेगम ने मुझे गोद लिया और मुझे ट्रेनिंग दे रही है। शेख गोपाल ने कहा, मैं हूँ गोपाल, शेख गोपाल, और तुम्हारे आँखों में मैंने कल प्यार देखा है। मीरा ने कहा कि 1 से 2 बजे तक मेरा पूजा का टाइम होता है और ये रूम में कोई नहीं आता है, उस टाइम मुझे तुम, लैंडलाइन फ़ोन था, फ़ोन पे कॉल कर सकते हो। शेख गोपाल ने बोला कि 1 साल मेरा एंट्री नहीं है, अभी 1 साल तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा, मिल नहीं पाऊँगा, तुम वहाँ से ना निकल सकते हो ना मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तभी मीरा ने उसे बताई कि 1 साल देखते देखते निकल जाएगा, तुम फ़ोन किया करो, दिल बहलाया करो, हम लोग आपस में बात करते रहेंगे और तुम जिस दिन 18 साल के होंगे मेरे कोठे पे आना, हम लोग मिलेंगे कोठे पे ही। बहुत भोली थी मीरा और शेख गोपाल से बाज़ार के बारे में सुनती थी और किस तरह ज्वेलर्स बाज़ार में बिजनेस करते हैं, वो सब जानने का वो बहुत इंटरेस्ट रखती थी। 15 साल की उम्र में शेख गोपाल ने 10th पास किया था और उसके टीचर्स उस पर बहुत खुश थे, उसने रैंक लाया था। 17 साल में वो 12th पास कर गया था प्राइवेट में, नाइट स्कूल से, और 17 साल की उम्र में ही वो मीरा से प्यार कर बैठा था और ज़्यादातर 1 बजे वो मीरा को फ़ोन करता। एक दिन खबर मिला कि यूसुफ मस्तान ने नागपाड़ा में एक बिल्डिंग खरीदा है, जिसमें जो कंपाउंड में विक्टोरिया वाले अपने घोड़ों का अस्तबल और घोड़ों का कैरेज के साथ रहते थे। यूसुफ मस्तान चाहता था कि नागपाड़ा का ये बिल्डिंग, यहाँ पे ये अस्तबल को हटा के यहाँ एक बहुत बड़ा टावर बिल्डिंग बनाया जाए, और उसने विक्टोरिया वालों को 1 लाख रुपए भुगताना भी देने को तैयार था। लेकिन कुछ विक्टोरिया वाले का कोई और दूसरा सहारा नहीं था, इसलिए वहाँ रह गए थे। रातों रात उस कंपाउंड में यूसुफ मस्तान के आदमियों ने, गुंडों ने आग लगा दिया। कुछ लोग घायल हुए। तभी शेख गोपाल रात को मेघनाथ और सोमनाथ के साथ पहुंच गया नागपाड़ा, और क्योंकि विक्टोरिया वालों को हमेशा वो आते आते थे रात को विक्टोरिया में, 2-4 विक्टोरिया वाले को जानता था, उसने उन लोगों को हॉस्पिटल ले गया और काफ़ी सेवा किया तीनों ने मिलकर विक्टोरिया वालों का। दूसरे दिन काली बाबू और यूसुफ मस्तान, यूसुफ मंजिल में बैठ के अगले दिन जो ये आग लगा के खाली किया गया कंपाउंड, उसका जश्न मनाने के मूड में थे। यूसुफ बोला, काली बाबू, नागपाड़ा में एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल टावर बनाऊंगा, मुझे अभी कोई नहीं रोक सकता, मुझे थोड़ा फाइनेंस चाहिए और तुम भी थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काली बाबू ने कहा, ठीक है, मैं भी फाइनेंस करूंगा, लेकिन पुलिस आप पे केस लगाएगा इस फायर के लगाने के जुर्म में। यूसुफ बोला, अरे छोड़ो, मैंने मिनिस्टर से बात कर लिया है, कोई डेयरिंग नहीं करेगा मेरे अगेंस्ट केस करने का। और ऐसा ही हुआ। यूसुफ मस्तान के खिलाफ किसी में डेयरिंग ही नहीं था कि पुलिस स्टेशन में जाके केस लिखाए। यूसुफ फिर समझाया कि रियल स्टेट में तुम्हें बॉस होना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लॉज, बीएमसी के लॉज के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम मार्केट से आउट, तुम्हारा दुकान बंद।
काली बाबू सोच में पड़ गए। भोला भाला था। बाद में कबाब, ड्राई फ्रूट्स, फलूदा, एक माहौल सा बन गया था जश्न का। यूसुफ मंजिल में शराब अलाउड नहीं था। ये एक रूल था यूसुफ भाई का। दूसरे दिन शेख गोपाल ये सब जो आग देखा उसने कम उम्र में, और जो रुतबा और रूडनेस देखा यूसुफ मस्तान का, इससे काफ़ी डिस्टर्ब था, बराबर सो भी नहीं पाया। देवकी भवन में उसका वर्कशॉप था बापी का। वहाँ से नीचे धनजी स्ट्रीट दिखाई देता था। 5 मंजिले पे उसका वर्कशॉप था, और उसका जो खिड़की था वो धनजी स्ट्रीट में खुलता था। और वहाँ से वो देख रहा था उस दिन यूसुफ मस्तान अपने एम्पाला गाड़ी वहाँ से आता था और उसमें निकलता था, और उसके आगे पीछे 2-2 बॉडीगार्ड मोटरसाइकिल पे हुआ करते थे। जैसे ही शेख गोपाल ने देखा कि यूसुफ मस्तान का गाड़ी है, एक कैटलॉग का भारी सा किताब 5 माले से वो धक्का मार देता है, और वो किताब जाके धाम से यूसुफ मस्तान के गाड़ी के छत पे गिरता है। उसके बॉडीगार्ड चौकन्ने हो जाते हैं और देखते ऊपर एक बॉडीगार्ड को दिख जाता है 5 माला, दौड़ते हुए ऊपर जाता है। ऊपर जाके बोलता है, कौन फेंका रे किताब मस्तान साहब के गाड़ी पे? शेख गोपाल बोलता है, किताब खिड़की पे रखा हुआ था, कौवा आया था, धोखे से गिर गया। ठीक है छोटे, आइंदा संभाल के रखियो जी। यूसुफ मस्तान के लोग वहां से चले जाते हैं। यूसुफ मस्तान को बाद में ये मालूम पड़ा कि वो जो बच्चा, वो लड़का जिसने हाथ नहीं मिलाया था, उसी ने वो किताब ऊपर से गिराया। बौखला गया और बोलने लगा, छोटे की ये मजाल। इस पे काली बाबू बोले कि यूसुफ भाई, ये एक्सीडेंट है, गलती से किताब गिर गया है, छोड़ दो, बच्चे को माफ कर दो। लेकिन ये बात हारू दास तक पहुंचा, और शुक्रवार के दरबार में शेख गोपाल को भी बुलाया गया। सब बैठे हुए थे सेमी सर्कल में, काली बाबू, रफीक, राजू दास। शेख गोपाल सामने एक स्टूल पे बैठा था। काली बाबू ने पूछा, तुम्हारा उम्र कितना है बच्चा? गोपाल बोला, 17। काली बाबू बोला, बेटा आज तो मैं तुम्हें बचा लिया हूँ, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, बहुत अच्छे कारीगर हो। ये सब चीज़ें तुम्हारे कैरियर को रोक सकता है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, अपने खेलकूद पे ध्यान दो, तुम बहुत कामयाब बनोगे इस बाजार में। शेख गोपाल बोला, तभी उसने सच्चाई बोल दिया कि विक्टोरिया वालों को जो आग लगाया गया था, वो मुझे खबर मिला है कि यूसुफ मस्तान के लोगों ने लगाया। और मैं कुछ लोगों को वहाँ जानता था, कुछ विक्टोरिया वालों को, जो कि कारीगरों को, नशे में कारीगरों को अपने जगह पे पहुँचाते हैं सही सलामत। इसलिए मुझे बहुत, मेरा दिल टूट गया और बहुत दुख हुआ। इस पे हारू बाबू बोले, बच्चा मेरा उम्र 55 है, तुमसे 3 गुना बड़ा। कभी कभी दुनिया में ऐसा कुछ होता है तो आंख बंद रखना पड़ता है। ये एक मशवरा हारू बाबू ने दिया शेख गोपाल को उनके एक्सपीरियंस से, कि कभी कभी गवर्नमेंट भी आंख बंद रखता है, क्योंकि पॉलिटिकली कई बार कई चीज़ लीगल होता है, कई चीज़ इलीगल हो जाता है, और उसमें दाखिलदारी करो तो जो सिचुएशन है, जनरल सिचुएशन, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतना बड़ा बयान हारू दास का, जो कि शेख गोपाल के लिए एक सबक था। बापी और रफ़ीक बोले, हारूदा हम लोग दोनों जिम्मेदारी लेते हैं, शेख गोपाल आगे से कभी ऐसा काम नहीं करेगा। एडवोकेट राजू ने बोला, छोटा शेख, ये देखो, ये मेरे पिताजी का दीवाने खास, ये लोक अदालत, ये भी इल्लीगल है, लेकिन सोसाइटी ने इसे लीगल माना है। इस पे से समझ जाओ कि पिताजी ने क्या तुम्हें समझाया है। रफ़ीक मोल्ला बोला,
शेख गोपाल, तुमने तरुण स्पोर्टिंग को जिताया है, उसका नाम किया है और हसमुख भाई भी तुम पे बहुत खुश है। तो तुम ये बताओ कि आज के मीटिंग से तुमने क्या सीखे। ये एक जजमेंट लेना चाहते थे शेख गोपाल का। शेख गोपाल ने कहा कि मैं मेरे गुरुजनों का, मेरे सीनियर्स का रिस्पेक्ट करूंगा और मैं सीनियर की बातों को सुनते हुए यूसुफ पटेल को माफ़ी करता हूं। इतना बड़ा थॉट सबके सब के जैसे जुबान पे ताला लग गया। दूसरे दिन से मार्केट जैसा नॉर्मल चल रहा था, काम काज फिर से स्टार्ट हो गया।